दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं, साइंस का ये दूसरा चैप्टर हम आपके बेस में प्रोवाइड करने चल रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, जैसा कि देख सकते हैं, मृदा तथा फसलें। बिल्कुल, अगर मृदा तथा फसलों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत, हालांकि अगर देखा जाए, पहला चैप्टर हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया होगा। यहां पर आपको अध्ययन क्या क्या करना है, मृदा के बारे में करना है। बाकी आपके यहाँ फसलें क्या कुछ कैसे होती हैं, यानी सबसे पहले मृदा मीन्स मिट्टी को आप समझ लीजिए कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी हमारे लिए बेहतर होती है। भाई, आप अगर कहीं से भी बिलोंग करते हो, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए काफी बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से जो मैंने आपको पहला चैप्टर प्रोवाइड किया, क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि भैया बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। यार देखिए, जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ का बैकग्राउंड चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें यार बखूबी दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है चैप्टर सेकंड के बाद, तो मृदा आता है, यानी मिट्टी क्या होती है। चलिए एक एक चीजों को आप देख लीजिए, बाकी और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें तमाम तरह की चीजें लिखी गई हैं। मैं उसी चीज को आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। ठीक है, बाकी इतिहास तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। कहा जा रहा है मृदा, इसी को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। भाई, आप कहाँ स्थित हैं? आप पृथ्वी पर ही स्थित हैं। ठीक है, और मृदा का जो निर्माण है वो लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव जो है चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। ठीक है, आज के समय में आप देख सकते हैं हमारे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा सा हम हट रहे हैं। ठीक है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, हम आप दिन पर दिन उसे छीड़ करते हुए चले जा रहे हैं। मेरे कहने का सेंस ये है, आज आप देख सकते हैं हमारे खेतों में थोड़े से जो है घासें वगैरह जैसी उगती हैं। हम लोग करते क्या हैं, जाते हैं दुकान पर, वहां से दवा लाते हैं और छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो दवा तो हम लोग छिड़काव कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हमें फायदा करती है कि घासें जल जाती हैं। ठीक है, और जो फसलें होती हैं वो अच्छी खासी उपज हो जाती है। लेकिन कभी आपने भविष्य के बारे में ये नहीं सोचा होगा कि आज तो हम जो दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, जो हमने पेस्टिसाइड यूज किया है, उससे उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो दिन पर दिन छीड़ हो रही है। ठीक है, इस चीज को हमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज को हमें आपको समझने की जरूरत है। अगर हम आप एक पढ़े लिखे घरों से बिलोंग करते हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भाई हम आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, हमें आपको यूज क्या करना चाहिए, जो गोबर वाली खादें आती हैं, ठीक है, जैविक खाद जिसे हम कहते हैं, उस चीज को हमें आपको यूज करने की जरूरत है। आज के समय में लोग देख सकते हैं फटाक से यूरिया डाल देते हैं, फसल जब इतनी होती है फटाक से वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमें आपको समझने की जरूरत है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी लाखों करोड़ों वर्ष जो चीजें आप डाल देते हैं पृथ्वी पर, अभी कुछ रख दीजिए, वो दिन पर दिन वो सड़ती घुलती कहीं ना कहीं वो एक मिट्टी का रूप धारण कर ही लेती है। ठीक है, कहा जा रहा है कमजोर कर देती है, जिससे उनके बारीक बारीक कण जो है अलग अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, देख सकते हैं लाखों करोड़ों वर्ष की ये प्रक्रिया होती है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण जो हो जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जब अलग हो जाते हैं उसी जगहों पर हमारा मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे आप सोच रहे होंगे कि क्या चीजें हैं। देखिए, इसके नीचे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं चट्टानों के अक्षर वगैरह दिए गए हैं, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा कि मिट्टी क्या होती है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है मृदा के उपयोग, अच्छा ऊपर देखिए कहा जा रहा है मृदा के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी का लावा, पानी, बर्फ, जड़ों के दबाव से, ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ना तथा चट्टानों का क्षय और रगड़ आदि जो है मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। आप इस चीज को भी लिख सकते हैं। ठीक है, मृदा के निर्माण में क्या क्या चीजें सहायक होती हैं इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बट मैं आपको पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या ये जो चीजें आपके बीच में दी जा रही हैं ये हूबहू हम पूरे आपके बुक के पीडीएफ को प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या ये तरीका हमारा बेस्ट है या नहीं बेस्ट है? आप नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, देखिए नोट्स भैया तैयार हो रही है। ठीक है, नोट्स जैसे ही तैयार होती है हम चैनल पर आपको बता देंगे कि नोट्स जो है आप कैसे कैसे क्या कुछ करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एक एक चीजों को हम आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, चलिए देखिए अब कहा जा रहा है अगर हम मृदा के उपयोग की बात करें, ठीक है, यूजेस ऑफ सॉइल, तो कह सकते हैं कि मृदा जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। भाई जाहिर सी बात है जो मृदा है तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं उनके लिए वास स्थान का निवास करते हैं। जैसे हम आप घर बनाते हैं वैसे किसी किसी जीव के लिए जो मिट्टी ही होती है वो उनके घर होते हैं। देखिए अब कौन कौन इसके अंतर्गत आ रहा है? केंचुआ हो गया जिसे हम आप किसान का मित्र कहते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र कौन है, तो केंचुआ होता है। केंचुआ हो गया, चींटी हो गई, ये भी जमीन में रहती है। हमारे दीमक भाई हो गए हैं, ठीक है, सांप हो गए, नेवला है, चूहा है तथा लोमड़ी इत्यादि जंतु हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने जंतु मिट्टी में रहते हैं हर चीज के बारे में नहीं बताया जा सकता। एक आंकड़ा आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ मैंने आदि शब्द का यूज किया। ठीक है, आदि मतलब बहुत सारे जीव हैं जो जमीन में रहते हैं जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक हो गए तथा शैवाल, पादप के रूप में निवास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल ये पादप के रूप में होते हैं, बाकी ये जंतुओं के रूप में होते हैं। कहाँ निवास करते हैं? ये हमारे जो है मिट्टी में निवास करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें भोजन के लिए विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो हमारे पेड़ पौधे होते अगर हम आपसे बात करें जो उन्हें हम पोषक तत्व देते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब हम जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहाँ से प्राप्त होते, कहाँ हम उनको ले जाकर देते हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे जो देते होंगे, बट उन्हें अगर हम प्रॉपरली बात करें कहाँ से मिलता है तो आप कहेंगे कहाँ से मिलता है? ये हमारी मिट्टी से ही इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मृदा का उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, बर्तन निर्माण में करते हैं, ठीक है, किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मृदा का महत्वपूर्ण मृदा जो है एक महत्वपूर्ण क्या है हमारे आपके लिए प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बताना चाहेंगे क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है मृदा के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। अब मृदा का उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे करेंगे? देखिए कहा जा रहा है पेड़ पौधे मिट्टी के जो है जल के साथ साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे होते हैं इसी को हम जब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे इसी को हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा कहा जा रहा है पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा कहा जा रहा है मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके, कुल्हड़ इत्यादि के लिए किया जाता है। भाई कुल्हड़ की चाय अगर आपने पी होगी तो बड़ी टेस्टी होती है, जहां पर चाय अच्छी खासी बनती है। ठीक है,
तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। बाकी ऊपर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रखी गई थी, ठीक है। सिर्फ मिट्टी को आपको समझना है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी को उपयोग थोड़ा बहुत आपने देखा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, हम यहां से इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब तो आपके बीच में नीचे आ रही हैं, ठीक है। तीसरा देख सकते हैं मिट्टी का उपयोग और कहाँ हो रहा है, देख लीजिए। मिट्टी का उपयोग हम भवन निर्माण जैसे ईंटों आदि को बनाने के लिए किया जाता है, आपने इस चीज को देखा ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ मिट्टी कणों के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए यहाँ जो दिया गया है ये आपकी चिकनी मिट्टी है, ठीक है, गाद है, बारीक बालू है, मोटी बालू है और सिला है, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं जो मिट्टी जो हमारी होती है, जो उसके कण होते हैं, ठीक है, और यहाँ उसके साइजेस भी दी जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मिट्टी के कणों के प्रकार होते हैं, जैसे एक बहुत छोटी मिट्टी होती है, एक बालू होती है, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में है, समझिएगा। ये जो मृदा हमारी है, जो मिट्टी जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर कई सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनके मिट्टियों के साइज भी अलग होते हैं, कोई मिट्टी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए एक चिकनी मिट्टी होती है, उसकी जिसे हम क्ले के रूप में कहते हैं, इसकी जो साइज है 0.002 mm से भी कम होती है। और जिसे हम गाद कहते हैं, ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो 0.002 से 0.02 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। बारीक मिट्टी जिसे हम फाइन सैंड भी कहते हैं या बारीक बालू भी कहते हैं, इसकी जो साइज है वो 0.02 से जो है 2 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। और मोटी बालू है, सिला है, इसकी साइज को आप देख लीजिएगा, जिसे हम जो है सिला को हम बजरी कहते हैं, ठीक। तो इनकी साइजेस को भी आप देख लीजिएगा। ये साइज तो बहरहाल कभी पूछता नहीं है, बट आपके दिमाग में होनी चाहिए। हो सकता है कभी कभार अगर पूछ भी ले, अगर पूछता है तो आपके दिमाग में अगर वो चीजें सेट है तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी के क्रम में आगे हम बात करें तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो है मृदा के प्रकार के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए आपके बीच में आ रहा है, समझिएगा। मृदा के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए ये बलुई मिट्टी क्या होती है, जिसे हम सैंडी सॉयल कहते हैं। देखिए इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण, ठीक है, इस मिट्टी के कणों का आकार जो है अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। आपने देखा होगा अगर आप देहात एरिया से भाई अगर आप खेती किसानी करते होंगे तो आपने इस चीज को बेहतरीन तरीके से नॉलेज किया होगा कि अगर आपके यहाँ खेत है, अगर वो हम लोग कहते हैं कि हमारा खेत बलुअरा है, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि भैया फलाने खेत बलुअरा है इसलिए उनके खेत में पानी नहीं रुकता है, ठीक है। तो अगर बलुअरा खेत है, जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, हम देहाती लैंग्वेज में बलुअरा भी कह देते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के कणों का जो आकार है वो अधिक होने के कारण इसमें पानी की क्षमता जो है कम होती है, पानी रोकने की क्षमता कम होती है। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनके कणों का आकार जो है वो अधिक होता है। अब जिनके कणों, अभी आप उसर ले लीजिए, उसर में देखे होंगे पानी जो होता है वहां कम जमीन सूखती है। क्यों? क्योंकि उनके कणों का जो आकार है वो इतना घनिष्ठ है, उनके नीचे जाने की जो स्रोत होते हैं वो कम होते हैं। वहां का जो पानी सूखता है वो बिल्कुल मंद गति से धीरे धीरे सूखता है, ठीक है। और इसके कणों के बीच वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, अतः यह मिट्टी जो है पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इससे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उगाए जाते हैं। अभी आप बलूरा में चले जाइए, ठीक है, आप वहां गेहूं की बुआई कर दीजिए तो बहुत अच्छी खासी गेहूं होती है, ठीक है भाई। आप जौ को देख लीजिए, ज्वार को देख लीजिए, बाजरा, मक्का, ये सब सारी चीजें अगर आप बलूरा मिट्टी में उगा रहे हैं तो ये आपकी फसल काफी अच्छी माने स्टैंडर्ड लेवल में मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब इसी के क्रम में हम आगे आपसे कहें तो देख सकते हैं चिकनी मिट्टी आपकी है, जिसे हम क्ले सॉयल भी कहेंगे। कहा जा रहा है चिकनी मिट्टी के कणों का अत्यंत बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं अत्यंत बारीक मींस छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है इस मिट्टी में सबसे अधिक छिद्र के कारण पानी का जो अवशोषण है अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, ठीक है।
अतः जो है पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। भाई जब पानी अधिक लगेगा तो जाहिर सी बात है हमारे आपके लिए उपयोगी जो है वो कम होगी। ठीक है, ये चिकनी मिट्टी आपने देखा होगा तमाम लोग कहीं कहीं यूज भी करते हैं, कहीं लगाने के लिए, कहीं पानी का रिसाव हो रहा है तो लोग चिकनी मिट्टी यूज करते हैं। ठीक है, अब दोमट मिट्टी क्या होती है? ठीक है, देखिए दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें तो बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को हम दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये जो बालू है, चिकनी मिट्टी है तथा गाद के मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे? ये दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी आपने देख लिया। अब यहां देखिए एक शब्द आया है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित जो है महीन गाद से निर्मित होती है। ठीक है, यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है। क्यों एक है? अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं क्यों ये महत्वपूर्ण है, यहाँ उपजाऊ अधिक क्यों होता है। देखिए जैसे ये नदी है, इसके आसपास के जो खेत खलिहान होते हैं, ठीक है, जब ये नदी का बहाव, जब ये नदी पूरी फुल हो जाती है तो आपने देखा होगा नदी के बाहर जो है पानी बहने लगता है ना, और ये नदी पता नहीं कहां से आ रही है बहते हुए, और अपने साथ पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी जो है, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं जलोढ़ मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, यानी हर तरह की मिट्टी को ये नदी जो है लेकर आ रही है। और जहां इनका पानी बाहर, इनकी नदी से बाहर निकला तो ये मिट्टी तो छोड़कर हर हाल में जाएंगी। ठीक है, तो यही जो मिट्टी छोड़कर जाती है, इसीलिए ठीक है ये मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है। ठीक है, इसीलिए ये मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए यहां देखा संसार की सबसे अधिक उपजाऊ होती है मिट्टी में से एक है। यह भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इनमें, इन क्षेत्रों में गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना इत्यादि की फसलें बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई चीजों की दिक्कत है तो हम आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसके बारे में मुझे आप बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये काली मिट्टी। काली मिट्टी आपने देखा होगा, जो देखिएगा कहा जा रहा है भाई काली मिट्टी आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी मेरे हिसाब से देखे होंगे। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है और भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी एक मिट्टी जो है एक और भी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं उसे अपने सर में भी लगाने का काम करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि दादी जी इसका उपयोग क्या, तो वो कहते हैं कि भैया ये सर पर जब हम लोग लगाते हैं, बाल में जब लगाते हैं तो सर को बड़ा ठंडा रखती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती है। अगर यह हम अधिकतर बात करें तो ये नमी को अधिकतर संजोए रखती हैं और ये भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में अधिकतर आपको मिलती हैं। और इस काली मिट्टी में हमारे कपास जो होते हैं, गेहूं इत्यादि की जो फसलें होती हैं वो अधिक होती हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा लाल मिट्टी क्या होती है। देखिए अगर हम लाल मिट्टी की बात करें तो समझिएगा, देखिए लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से बनी यह जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, ठीक है, यह जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीप जो है के दक्षिण और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, पूछने वाला सवाल यह है कि जो हमारी लाल मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये आग्नेय शैलों से बनी होती है। पहली चीज किससे बनी होती है, लाल मिट्टी किससे बनती है, आग्नेय शैलों से बनती है। और यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो है प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है ना। आगे कहा जा रहा है यह मिट्टी कम उपजाऊ है। ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी कम उपजाऊ है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं।
भाई आप रासायनिक उर्वरक कहीं भी डालेंगे, बंजर भूमि में ही डालेंगे, तब भी कहीं ना कहीं उपजाऊ वो धीरे धीरे जो है उसकी जो फसलें होती हैं वो अच्छी खासी होने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां देखिएगा लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों के गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकतम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहां आपसे पूछा जा सकता है कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो कहां पाई जाएगी, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट है, नागपुर के पठार है और जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है। देखिए ये जितने स्थान आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए थोड़े से महत्वपूर्ण जरूर हैं। पूछ लिया जाएगा कि लैटेराइट मिट्टी मूलतः कहाँ पाई जाती है, तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इसकी जलवायु कैसी होती है, जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह को जो है पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं, अतः यह कम उपजाऊ होती है। ये भी देखिए कम उपजाऊ होती है, ठीक है, परंतु यहाँ उर्वरकों की सहायता से जो है उगा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा संभव नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ भारी बारिश भी हो रही है, ठीक है, तो भारी बारिश में मैंने अभी आपको बताया कि उपजाऊ मिट्टी कैसे आती है। भारी बारिश में यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टियां होती है वो पानी के साथ बह जाती हैं और ये उपजाऊ जो है धीरे धीरे कम होती जाती हैं। अब यहाँ देखिए पर्वतीय मिट्टी आपके बीच में आ रही है। अगर हम पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो देखिए पर्वतीय मिट्टी कहा जा रहा है हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है। ठीक है, जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। इन प्रदेशों की मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी किसे कहेंगे, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का जो आवरण है वो बिल्कुल पतला पाया जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन प्रदेशों की मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। घाटियों में यहाँ जो देखिए जबकि घाटियों में अधिक गहरा है और ये घाटियों में जो चाय, चावल व कई किस्मों की फसलें अधिक उगाई जाती हैं। ठीक है, चाय और चावल की जो फसलें हैं वो अधिक उगाई जाती हैं। बलुई या इसी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं, यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। रेत की मात्रा इसमें 60% से 80% तक होती है। ठीक है, तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप देहात एरिया से बिलोंग करते हैं या आप खेती करते हैं, देहात शहर को छोड़िए, ठीक है, अगर आपके यहाँ बलुआरा मिट्टी होती होगी तो बलुआरा मिट्टी में आप आलू बो दीजिए या मूंगफली बो दीजिए। ठीक है, इनकी फसल आपको बेहतर परफॉर्मेंस देकर जाएंगी, मतलब उपज आपकी बहुत स्टैंडर्ड लेवल में होती है। क्योंकि ये सब सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आलू होती है, आलू हम लोग जब मेड़ी चढ़ाते हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि मेड़ी थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, तो काफी बेहतर होगा। नहीं तो आपने देखा होगा जब इसी तरह से हम लोग मेड़ी बना देते हैं, ठीक है, और इसके जैसे ये 2 मेड़ी हमने बना, इस बीच में हम लोग पानी भर देते हैं। ठीक है, तो जब पानी कभी कभी देखे होंगे कि ये पूरा मेड़िया जो हम लोग बनाते हैं भैया ये डूब जाती है, तो ये मोटी तो हम लोग बहुत बनाए हैं, लेकिन जब डूब जाती है तो उनमें सिकुड़न आ जाता है। तो जो इनके अंदर जो हम लोग आलू बोए हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती हैं, और जो ये नहीं डूबती हैं इनके फैलाव रहते हैं और एयर का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इनकी जो उपज होती है वो काफी बेहतर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीजें आप समझ गए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, इस चीज को देख लिया। पथरीली मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी प्रायः जो है यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। ठीक है, इसका जो धरातल भी जो है समतल नहीं होता है, यह कृषि के लिए अयोग्य होती है। भाई जब पथरीली मिट्टी है तो जाहिर सी बात है कि कृषि के लिए अयोग्य होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, इस मिट्टी का उपयोग जो है चारागाह बनाने, जंगली लकड़ी के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ ये पथरीली मिट्टी पाई जाती है वहाँ ढेर सारी घासें उगाती हैं, और लोग करते क्या है कि वहाँ गाय भैंस को ले जाकर चरागाह के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
बाकी अगर आपको कोई डाउट्स बचता है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।